स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 धातु अधातु का पार्ट 4। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि धातु को कहते हैं हम मेटल्स और अधातु को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेटल्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये आप यहाँ पे पहचान ही रहे हैं। मेन जो है आज हमें पढ़ना है धातु की अधातु से अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हम बाकी क्रियाएं पढ़ चुके हैं, धातु की अधातु से क्रिया पढ़ने वाले हैं। तो धातु और अधातु की क्रिया के बारे में, अभिक्रिया की कैसे करते हैं, धातु जो है अधातु से अभिक्रिया कैसे करेंगे। हमें पता है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जिसके कारण वे धनायन बनाते हैं। अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं जिसके कारण वो ऋणायन बनाते हैं। इसी कारण, क्योंकि एक धनायन है और एक ऋणायन है, इसी कारण इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है और इस आकर्षण बल के कारण ही ये एक यौगिक बनाते हैं जिनको हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। जब कोई भी धातु जो है धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करती है तो उससे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं, है ना। चलिए इसको हम फिर से समझेंगे, एक बार हम करके समझेंगे। आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा, आप 9th क्लास में अष्टक नियम था एक, अगर नहीं भी पढ़ा है तो सुनिएगा। अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम के कारण ही उत्कृष्ट जो गैसें हैं वो अक्रिय होती हैं। जैसे कि अब उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं, उत्कृष्ट है हमारी जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं बेटा, ये हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं। और उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं वो कैसी होती हैं, आपने अष्टम नियम से पहले आपने ये पढ़ा होगा कि इनके ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में KLMN कक्षाएं होती हैं। तो अगर पहली कक्षा में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहली कक्षा पूर्ण है, तो इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़रूरत है। इसलिए जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैस कौन सी है हमारी, हीलियम, नियोन और आर्गन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इनकी अगर कक्षाएं संतृप्त होती हैं तो ये कैसी होती हैं, ये अक्रियशील होती हैं, इनको क्रिया की ज़रूरत नहीं होती, ये क्रिया नहीं करती, ना तो इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है और ना इनको ग्रहण करना है। इसी तरह से नियोन है, अगर नियोन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, K वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि टोटल कितना है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरी में कितने आएंगे, 8 आएंगे। और ये हमने पढ़ा है कि K में 2 से ज़्यादा नहीं आते और L में 8 से ज़्यादा नहीं आते और M में 18 से ज़्यादा नहीं होते और N में 32 से ज़्यादा नहीं होते बेटा। तो हम देख रहे हैं कि ये भी कक्षा संतृप्त है, क्योंकि जितने होने चाहिए L कक्षा में उतने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी संतृप्त है। और संतृप्त है इसलिए ये अक्रिय गैसें कही जाती हैं या उत्कृष्ट गैसें कही जाती हैं कि ये बहुत उत्कृष्ट हैं, ये अपने आप में संतुष्ट हैं ये। इसी तरह से आर्गन भी एक जो है उत्कृष्ट गैस है। अब इसकी K वाले में 2 आएंगे और L कक्षा में 8 और दूसरी M में 8। देखो M अपने आप में 18 नहीं भी होता है, 8 भी होता है, तो ये माना जाता है कि ये संतृप्त होता है। तो ये हो गए आपके 8 और 2 10 और 8 18, तो ये भी हमारी क्या है, संतृप्त अवस्था। तो ये भी इसकी क्या है, संतृप्त अवस्था। तो उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो संतृप्त अवस्था में होती हैं, इसलिए ये सारी ही जो गैसें हैं ये अक्रियशील होती हैं, इनकी क्रिया नहीं होती। ये क्या है, अष्टक नियम के कारण उत्कृष्ट गैसें अक्रियशील होती हैं। अष्टक नियम आपको पता चल गया, जिनकी बाहर का जो कक्षा होगी वो संतृप्त होगी, मतलब वो ना तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है और ना ही देना चाहती हैं, ना लेंगी ना देंगी ना किसी से सहयोग करेंगी,
और जब सहयोग नहीं करेंगी तो क्रिया ही नहीं करेंगी, क्रिया नहीं करेंगी तो अक्रिय हो गई, अक्रिय हो गई। चलिए अब हम समझते हैं धातु के बारे में। धातु, जैसे हमें पता है कि धातु में हमारी कुछ धातुएं यहाँ पे हैं और कुछ हमारे अधातु भी हैं, तो इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब धातु को अगर हम KLMN में डिवाइड करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, अब तीसरी में बचे कुछ 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 के बाद कितने बचे? 1 बचा। तो M ऑर्बिट में कितने आएंगे? 1 आएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन ले लें, एक एग्जाम्पल ले लें अधातु का। अब इसकी पहली कक्षा में कितने? 2, दूसरी कक्षा में कितने? 8, 10 हो गए। अब तीसरी कक्षा में कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 3, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम की में बाहरी कक्षा में सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में, क्लोराइड की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही अपने आप में संतृप्त नहीं है। क्यों संतृप्त नहीं है? अगर हम सोडियम का एटम बनाएं तो हम ये देखेंगे कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन का एटम बनाएं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसको संतृप्त होना है। भाई सोडियम को क्या होना है? संतृप्त होना है। अगर संतृप्त होना है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा बेटा। कोई किसी को कुछ देता है तो तभी देता है, पूरा अपना घर उठा के नहीं दे देता। थोड़ा बहुत होता तो दे भी देता, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है, तो ये नहीं दिया जाएगा, इसको ये नहीं देगा। फिर अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन किसी को 7 नहीं देगा। ये क्या करेगा? इसको 1 की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, है ना। तो इससे तो अच्छा है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो हमें पता है कि परमाणु के अंदर परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, क्योंकि उसके नाभिक में क्या होता है? नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन जो है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। और प्रोटॉन पे हमें पता है कि धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे धनावेश और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। अगर एक परमाणु, अगर ये सोडियम का परमाणु है तो सोडियम का परमाणु एक उदासीन परमाणु है, क्योंकि जितना उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो माइनस का चार्ज भी 11 है और प्लस का चार्ज भी 11 है, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और प्लस का चार्ज 1 बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा। इसे हम कहेंगे इस पे 1 इलेक्ट्रॉन देने से इस पे धन आवेश आ गया, तो ये अब हो गया सोडियम का आयन। इसी तरह से क्लोराइड पे क्या होगा? क्लोराइड बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, तो उस पर माइनस चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें भी इक्वल ही थे, लेकिन ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो 1 ग्रहण किया इसने इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्रहण करने की वजह से इस पर 1 माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। और अब इसे हम परमाणु नहीं कहेंगे, अब इसे हम क्या कहेंगे? आयन। ये क्या हो गया? धनायन, और ये हो गया हमारा ऋण आयन। ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋण आयन।
तो अब जब ये आयंस बन जाते हैं तो आयन एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब ये आपस में आकर्षित होते हैं तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो ये क्या है? आयनिक यौगिक। तो इस तरह से ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, जिनको हम विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। देखिए अब पढ़िएगा इसे कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो उसने क्या बनाया? धनात्मक आयन बना लिए। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि क्लोराइड ने क्या किया? ऋणायन बना लिया। क्लोराइड ने क्या किया? ऋणायन बना लिया, है ना। विपरीत जो आवेश हैं, दोनों पे जो आवेश हैं, विपरीत आयन्स बने हैं, वो एक अपने बीच में एक आकर्षण बल लगाते हैं और धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देते हैं। और इन्हें करने पर क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। तो इस तरह से जब धातु और अधातु क्रिया करते हैं, जब धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं बेटा? उससे हमारे आयनिक यौगिक बनते हैं, उससे हमारे आयनिक यौगिक बनते हैं। जब धातु और अधातु क्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिक बनते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में जानते हैं कि ये जो आयनिक यौगिक बनते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी नेचर कैसी होती है। तो आयनिक यौगिक के क्या क्या गुण होते हैं, आगे हम यही पढ़ रहे हैं। आयनिक यौगिक के गुण धर्म कि क्या गुण होते हैं। आयनिक यौगिक, जैसे कि ये एक आयनिक यौगिक है बेटा, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये सारे आयनिक यौगिक हैं, आयन्स की वजह से बने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या है? आयनिक यौगिक हैं। ये सारे के सारे हमने जो लिखे हैं, और भी होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ कि जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक में क्या गुण होते हैं? आयनिक जो यौगिक होते हैं वो भौतिक अवस्था में ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। जैसे कि NaCl, आपको पता है कि NaCl क्या होता है? नमक होता है। सोडियम क्लोराइड नमक होता है। तो नमक क्या होता है? नमक ठोस अवस्था में होता है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि इनमें जो आयन्स हैं वो विपरीत आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है, जिसकी वजह से इनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस तरह से एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसकी वजह से ये ठोस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। इनके बहुत अधिक क्वथनांक और गलनांक होते हैं। क्यों होते हैं? इनके मध्य अंत आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। मतलब इनके बीच ये ठोस होते हैं और इनमें आपस में एक दूसरे से कण जो है एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जुड़े होने के कारण वो आपस में आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे कि इनके जो गलनांक हैं या क्वथनांक है वो बहुत ही ऊंचे होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब अगर इनको अलग करना है, अगर इनके जो हमारे परमाणु हैं इनको अलग करना है तो बहुत ही ज़्यादा इनको हीट हमें देनी पड़ेगी। इनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी ये जो है अलग होंगे। मतलब गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं, इनको बहुत ऊंचा ताप देना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक, तो इसका गलनांक जो है बेटा, गलनांक होता है 1074 केल्विन, 1074 केल्विन। तो आप देख रहे हैं कितना है गलनांक, क्या है? गलनांक। अगर इसका मैं क्वथनांक बताऊं तो क्वथनांक इसका होता है 1686 केल्विन बेटा। ये क्या है? क्वथनांक।
ठीक है, क्वथनांक होता है। तो बहुत ऊंचे, मतलब बहुत 1000 तक का आप देंगे तब वो गलेगी या वो उबलेगी चीज़। नेक्स्ट है भंगुर। भंगुर क्या होता है कि किसी भी चीज़ का बिखर जाना, टूट जाना, टुकड़ों में टूट जाना। तो भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। बल लगने पर टूट जाते हैं, मतलब ये अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है कि समान आवेश जो होते हैं इनमें वो एक दूसरे के ऊपर आने से, जैसे कि एक आवेश है सोडियम का और एक आवेश है हमारा क्लोरीन का। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम Na और क्लोरीन, इनके आवेश में, तो ये दोनों इधर दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो भी इनके पास होगा। तो क्लोरीन का क्लोरीन के पास आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, टूट जाएंगे। अगर हम इन पर थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। जैसे कि एक सोडियम का एटम है, नीचे भी एक सोडियम का ही एटम है, एक क्लोरीन का है, ये भी क्लोरीन का है आयन। तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे, जिससे ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा बल लगाने पर ही टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज घुलनशीलता। हाँ, घुलनशील हैं ये, लेकिन घुलनशील हैं, लेकिन जल में घुलनशील हैं, परंतु कार्बनिक यौगिकों में नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये जल में तो घुल जाते हैं, क्योंकि जल क्या है, आयनिक यौगिक जो हैं वो ध्रुवीय विलयन में ही विलय हो सकते हैं, जो ध्रुवीय होता है। तो जल जो है वो ध्रुवीय विलयन है, जिसके कारण वो उसमें घुल जाते हैं। लेकिन कार्बनिक जो यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे बेटा आपका मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में आते हैं हमारे, जैसे कि मिट्टी का तेल और पेट्रोल, तो उनमें ये घुलनशील नहीं है, उनमें नहीं घुलेंगे। नेक्स्ट है विद्युत चालक। विद्युत के कुचालक होते हैं। कब होते हैं विद्युत के कुचालक? भाई विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं कि इनके बीच में एक प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं। एक आकर्षण बल है जिसके कारण ये इसमें बंधे होते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ठोस अवस्था में हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर ये घुलनशील हैं और ये किसी चीज़ में घुले हुए हैं, जैसे किसी विलयन में हैं, विलय अवस्था में है या विलयन की अवस्था में है, ये विलयन मतलब कि इनको किसी विलयन में, मतलब हमने पानी और नमक का सॉल्यूशन बना लिया, पानी और नमक घोल लिया, तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया। तो विलयन की अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। भाई विलयन कैसे बना? नमक कौन होता है? NaCl ही होता है, और हमारा पानी, दोनों के मिलने से क्या बन गया? विलयन बन गया। अब विलयन जो है इसमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि इनमें से विद्युत पास हो जाएगी। कुचालक मीन्स इनमें से विद्युत पास नहीं होगी। जब ये ठोस अवस्था में होंगे तो इनमें से करंट को पास नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ये विलयन अवस्था में होंगे तो इनमें से करंट को पास किया जा सकता है, तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही।